कानूनी मामलात ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को घेरा हुआ है, चाहे वो मामला तोशा खाना का हो, सानहा 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात हों, साइफर केस हो, 190 मिलियन पाउंड का केस हो, इद्दत में निकाह का मामला हो, ये तमाम केसेस अपनी जगह हैं। इमरान खान साहब की बेल भी हो चुकी है, तोशा खाना के अंदर भी, साइफर केस के अंदर भी अभी जुडिशल पर हैं, 9 मई के हवाले से केसेस हैं, फिर 190 मिलियन पाउंड का केस है। लेकिन जो एक साइफर का केस है उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि जो आज़म खान साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड कराया अदालत के सामने, उसके अंदर तासुर ये मिल रहा है कि जो उन्होंने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया और जो 161 और 164 के तहत उनका बयान था उसमें बड़ा बुनियादी फ़र्क है। ज़रा कानूनी मामलात को समझ लेते हैं और जो मामला 190 मिलियन पाउंड के केस से ताल्लुक़ रखता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सीनियर हैं, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आबिद ज़ुबैरी साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। जनाब जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं और साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं। ज़ुबैरी साहब आपसे सर आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपने नेचुरली बीइंग अ लॉयर, हाउ वुड यू एवेल्यूएट, एक तो एक बड़ा प्लेथोरा ऑफ केसेस है जो कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन सबसे पहले ये जो साइफर का केस आपने इसको देखा भी होगा सर, इसके अंदर आज़म खान साहब ने अदालत के अंदर भी कहा जी कि मेरा 161 या 164 का बयान जो दिया गया वो पहले कुरान पर हल्फ पर नहीं दिया गया था, और जो अदालत के सामने उनका बयान आया और जो जिस बयान की पहले रिपोर्टिंग हुई जो 164 और 161 का था उसमें बड़ा फ़र्क भी हमें नज़र आ रहा है। आपको लगता है इससे केस की मजबूती में भी फ़र्क पड़ेगा, यानी वो केस इमरान खान साहब के हक में जा रहा है और प्रोसिक्यूशन का केस कमज़ोर हो रहा है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा तो शुरू से ये मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि ये केस बिल्कुल ही इसमें कोई कानूनी पहलू है ही नहीं, मतलब कि ये कोई केस ही नहीं बनता इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो और ये सारा एक मफरूज़े पे, यानी कंजेक्चर्स और सरमाइज़ पे बेस्ड है केस। और अब आज़म खान का आपको याद होगा वो गायब हो गए, उनके घर वालों ने मिसिंग पर्सन की पटिशन भी दाखिल की, FIR भी दर्ज की और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया, मुख्तलिफ कोर्ट से। तो आपने देखा एक दिन वो नमूदार होते हैं और 164 का, वो 164 होता है। देखिए 161 और 164 में थोड़ा सा फ़र्क होता है। 164 का जो बयान होता है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कहलाता है, यानी आप कहते हैं कि मैंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया। उसकी कानूनी हैसियत क्या है वो ट्रायल में सेट होता है, उसको एक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो पॉइंट है, जो कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है वो आके मुकर भी सकता है कि जी, जबकि मजिस्ट्रेट के ऊपर पाबंद है पूछने के लिए कि आप जो 164 को कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप किसी दबाव के तहत या किसी और उसके तहत तो नहीं दे रहे। लेकिन आप जानते हैं इस केस में क्या हुआ कि सडनली वो नमूदार हुए, उनके 164 उनके खिलाफ वो केसेस भी वो मिल गए और वो गवाह भी बन गए, सुना है उस केस में, साइफर केस में। अब वो उनके प्राइम विटनेस थे कि जी उन्होंने एक साइफर आया, वो इमरान खान साहब को दिया और उन्होंने उसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन कर ली। तो इसमें ये देखना है सेक्शन 5 और 9 की वायलेशन हुई, ये देखना है कि उसका स्टैंडर्ड क्या है ऊपर। और मेन उनके प्राइम जो इनकी जो प्रोसिक्यूशन की विटनेस थी वो आजम खान थे। अब आप फरमा रहे, मैंने उनका बयान नहीं देखा कि उन्होंने कोर्ट में क्या बयान दिया, लेकिन अगर उनका बयान उससे मुनाफी है जो उन्होंने 164 का इस्तेमाल, तो जाहिर बात एक डेंट तो पड़ गया प्रोसिक्यूशन, क्योंकि आपको पता है हमारे कानून के तहत प्रोसिक्यूशन को केस साबित करना होता है, डिफेंस का काम नहीं होता अपनी इनोसेंस दिखाए। प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट कहना होता है कि साइफर का जो केस है, और साइफर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की उन्होंने वायलेशन की, इसके तहत वो एक जुर्म के मुर्तकब हुए, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि साइफर केस तो वैसे ही कुछ नहीं है, क्योंकि एक आपने पर्चा लहरा दिया, मैंने और आपने तो नहीं देखा। और आपको याद होगा जब ये साइफर के बात हुआ, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा गया, मुख्तलिफ लोगों को भी, क्योंकि एक मौक़िफ़ था उनका कि जी ये एक उनकी हुकूमत के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है जिसमें यहाँ के लोकल लोग भी शामिल हैं और उसको मिला के उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। तो लेकिन पॉइंट इज दैट के, और आपने देखा ये वो साइफर था जिसके बाद में एक कमेटी की, बड़ी सीनियर कमेटी की, आर्मी चीफ्स और गवर्नमेंट की और सबकी एक मीटिंग हुई और एक डिमार्च भी भेजा गया अमेरिका को कि दैट अमाउंटेड टू इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो देखिए अगर ये सारी बातें सामने आ जाएंगी तो फिर उन पे केस क्या है? मैं समझता हूँ साइफर का केस ज्यादा इस तरह से उनको किया गया है ताकि उनको फंसाया जाए मुख्तलिफ केसों में जो आप उनके खिलाफ 200 बनाए गए। लेकिन एक्चुअली आपको पता है झूठ की टांगे तो होती नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो सारी बातें होती हैं वो आहिस्ता खुल जाएंगी। लेकिन आप देखें उसमें उनकी बेल भी हो गई है, उनकी मतलब बेल्स भी मिल चुकी है, लेकिन उनको रिहा नहीं मिल रहा क्योंकि उनको मुख्तलिफ केसों में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आप देखिए उनका ट्रायल पब्लिक पे भी नहीं होता ताकि अवाम उनको एक मकबूल लीडर को देख भी ना सके, वो जेल में होता है। इवन इलेक्शन कमीशन वाले भी जेल पहुंच जाते हैं अपना केस चलाने के लिए। इंटरेस्टिंग टाइम। अच्छा सर, ये जहांगीर जदून साहब, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर
ये साइफर केस एक, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा नैरेटिव है बनाया गया। अब जो बुनियादी फ़र्क है, क्योंकि अभी जिस तरह जारी बात है हर एक ने उसको बारीकी से, लेकिन जो फ़र्क हम निकाल पाए हैं कि रैली में लहराया जाने वाला पेपर बानी पीटीआई ने ना खोला ना पढ़ा। मैं नहीं जानता वो पेपर क्या था, जबकि इससे कबल के बयानात में जो रिकॉर्ड भी किए गए 164 161 में आज़म खान साहब का, उन्होंने कहा जी जलसे में लहराया जाने वाला कागज़ साइफर था। अब एक प्रोसिक्यूशन विटनेस जो कि एक प्राइम विटनेस के तौर पर आ रहा है, वो अपने बयान से उसकी अहमियत कम कर दे, उस मौक़िफ़ से हट जाए। कितना बड़ा सेटबैक है ये प्रोसिक्यूशन के लिए, और कुछ केस में बचता है आपको लगता है जहांगीर जदून साहब? देखें, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आप भी वकील हैं माशाल्लाह, बड़ी नज़र रखते हैं, और ये ज़ुबैरी साहब भी, मतलब है देखिए दो बेसिक चीज़ें हैं। एक होता है 161 का बयान जो आप एजेंसी के सामने देते हैं, और उसकी तो वैसे ही आपको पता है प्रोसिक्यूशन में कोई लीगल जो है इतनी वैल्यू नहीं होती कि 161 का बयान पुलिस अपनी मर्जी से रिकॉर्ड करती है, उसमें टेम्परिंग भी कर देती है, पता नहीं चलता बाज़ का। जो 164 का स्टेटमेंट होता है, इसका जो मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है वो सीआरपीसी की सेक्शन 364 में कि किस तरह प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह आपने 164 का बयान रिकॉर्ड कराना है। तो मेरा तो पहले जब ये इसको ऑब्जेक्ट किया गया आजम खान को 1 महीने के लिए, तो क्योंकि आजम खान इज अ प्रिंसिपल एक्यूज था, उसको उसका स्टेटस जो है एक्यूज से विटनेस को चेंज करके उसके दबाव के तहत उसका 164 का बयान लिया गया। और 164 का जो मैकेनिज्म है वो 364 में पढ़े तो बहुत डिटेल है। जब तक आप जिसके खिलाफ वो बयान दे रहा है उसको नोटिस करेंगे एक्यूज को, या जिसके खिलाफ ये है कि आप वो आके देखेगा कि मेरे खिलाफ क्या बयान दे रहा है उस वक्त जब वो रिकॉर्ड हो रहा था। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई कि एक्यूज वहां पे प्रेजेंट नहीं था, उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, तो फिर उस बयान की उस वक्त वैल्यू हो जाती है जब एक्यूज सामने हो, उसको एग्जामिन किया गया हो, तो फिर ड्यूरिंग द एविडेंस उस बयान की वैल्यू होती है। अब इसमें अभी जब ये पर्सनली आए हैं तो उनको इमरान खान, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा आप कुरान पे हाथ लगा के ये बयान दें, तो उन्होंने ज़ाहिर है अभी वो उस तरह का स्टेटस नहीं था उनका जब वो पहले था, तो उन्होंने बयान हो सकता है टेम्पर चेंज कर लिया या ओरिजिनल बयान दे दिया। तो अब तो आपको सही पता उस वक्त चलेगा जब एक्यूज के जो कौंसल होंगे, डिफेंस कौंसल, वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे, तो वो इसके चिथड़े निकाल देंगे इस बयान के। तो देखें ना, आप केस जो बेस बनाते हैं, जब आप किसी केस को बनाते हैं तो उसकी फाउंडेशन प्रोसिक्यूशन केस है, आप किसी बंदे को सजा दे रहे हैं, तो आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो केस साबित करना पड़ता है। ये तो बात लिखी हुई है कि जो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को सजा देगी कि इसका पैटर्न बिल्कुल इस केस का उसी तरह है। अब ये ट्रायल कोर्ट जो है इसके अंदर इतनी, मुझे नहीं लगता इसके अंदर जरूरत हो कि वो प्रोसिक्यूशन को देखकर इसको एक्विटल दे दे। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात करूं, इस तरह लग इस तरह रहा है, इसको इनको सजा जरूर होगी, लेकिन जब वो कोई इंडिपेंडेंट माइंड का जज इसको देखेगा, हाई कोर्ट का या कोई भी जज, तो वो इस केस को बिल्कुल जो है ना प्रोसिक्यूशन हो सकता है खत्म ही हो जाए इस केस के अंदर। बिल्कुल ठीक। जो भी आप देखें ना पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए जो भी केस बनाएंगे आप, ठीक केस को भी आपने खराब कर देते हैं बाज़ बात, क्योंकि आपने भाई आप बंदे को अगवा करके उसका बयान देंगे, उसकी क्या दुनिया के सामने या प्रोसिक्यूशन के अंदर उसकी क्या बयान की वैल्यू है। आप कोई आप बिल्कुल मामूली सा वकील आप बता रहे हैं, वो भी बता देगा, या जब बंदा अब्डक्ट होता है उसकी एफआईआर हो गई है, उसकी फैमिली ने कहा है, बाद में जो मर्जी कहता रहे जी मैं शुमाली इलाका जात गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया। हाँ, लेकिन जो हकीकत होती है ना, हम आपको मेरिट पे बात करनी चाहिए किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के बगैर, कि उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक। कोर्टों में जो लोग जाते थे आगे डायरियां मुंह के अंदर रखते थे, वो छुपाते थे कि हमें ना पता चले कौन आया, किस जज को क्या मिल रहा है। तो हमारे पास ट्रायल के अंदर जज जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ना ही वो इंडिपेंडेंट माइंड इस्तेमाल सकते हैं, ना कभी पहले ना अब जारी बात है, और इससे एक सेटबैक भी हुआ है। अब टुवर्ड्स दी ज़ुबैरी साहब, एक मामला और भी है 190 मिलियन पाउंड के केस वाला, वो अभी तक उसको खातिर खा पेशरफ नहीं हुई, फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सका। अपैरेंटली नैब ये कहता है जी बड़ा तगड़ा केस है और इसमें इमरान खान साहब बड़े बुरी तरीके से फंसते हैं, बट उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, नैब ने उसका एक रेफरेंस जरूर फाइल किया हुआ है, बट उसमें कुछ अभी तक खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया। हाँ देखिए, पहले तो मैं जहांगीर भाई ने जो बात की उसको मैं तायीद करूंगा कि आप देखिए कि अगर ये हालात है हमारे मुल्क में कि ट्रायल कोर्ट का जज इंडिपेंडेंट नहीं है, कि हाई कोर्ट में आदमी को सजा वो देनी है उसने इमरान खान को, तो ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए सर, कि ये हमारी जुडिशरी का हाल है कि मतलब को जज जो है वो हसनात पता नहीं क्या उनका नाम है, वो लोग फ्री नहीं है, जैसे तोशा खाना वाला जज था, तो आप देखिए कि किस तरह से उसने सजा दे दी। तो ये बड़ा फिक्रिया होता है कि ये इन्फ्लुएंस में होता है क्या जुडिशरी का हाल है, कि ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि जिसका इंसाफ की तकाज़ा ना हो कि वो लोगों के कहने पे करे। तो 190 मिलियन पाउंड का देखिए रेफरेंस तो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और XYZ के खिलाफ बड़े पक्के रेफरेंसेस इन्होंने बुलाए, हाल देखिए उनका क्या हुआ है, क्या आज तक शहादतें वो लेके नहीं आ सके। तो ये हाल 190 का भी होगा। और आपको याद है वो मशरिक बैंक कौन सा बैंक है जिसने सुप्रीम कोर्ट में वो स्टेटमेंट जमा करा दिया
और कहा है कि प्रोसीजर ऑफ क्राइम, ये सारा वो जो उनका नैरेटिव था वो तो उस एफिडेविट से जो दुबई का बैंक था उसने जो दाखिल किया, ये चीज इसमें इमरान खान का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसके अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि जब भी उस केस में वो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जैसे जहांगीर भाई ने फरमाया कि उनको अपने मर्जी के जज जरूर मिल जाएंगे जो उसमें भी सजा दे देंगे। ठीक, मैं अपना मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, जहांगीर जदौन साहब का और साहब का।